नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। बताएंगे आपको आज की वो 3 बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे। आखिर कौन सी ऐसी खबर है जो सीधे आप पर प्रभाव डालेगी, चाहे बात सियासत की हो या फिर आपके बजट की। आइए देखते हैं 3 बजे की 3 बड़ी अपडेटेड न्यूज़। 3 बजे की जो 3 बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम मुद्दे की। दुनिया भर की निगाहें हैं मिडिल ईस्ट पर और भारत ने इस बीच अपना एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दे दिया। संसद में पीएम मोदी ने भारतीय विदेश नीति की स्पष्टता के साथ शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस रूप में यहां पर देश विजेता नहीं बनता किसी भी संघर्ष से, वहीं हमारे नागरिक और मिडिल ईस्ट में बसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है। आज जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे वो सीधे है आपकी जेब से जुड़ी हुई। ईरान युद्ध की वजह से हवाई टिकट महंगा हो सकता है। तीसरी और आखिरी खबर जो आज होगी वो है कश्मीर से। यहाँ पर कश्मीरी दिल ईरान के लिए खोलकर दान करके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि पहलगाम पर चुप्पी और ईरान के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी, क्या ये सही एक तरह से उनकी देशभक्ति है? चलिए आपको बताते हैं। अब एक एक खबर विस्तार के साथ में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। जो संसद में उनका संबोधन हुआ, पश्चिम एशिया में तनाव खत्म होना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है तेल गैस का संकट ना हो। 27 की जगह 41 देशों से इंपोर्ट होगा। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारतीयों को हर संभव मदद दी जा रही है। सरकार ने अब बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो 24/7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेता दिया है। एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, वो संसद में आज अपना पक्ष रख रहे थे। हिंदुस्तान की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है, सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं न्यूज रूम से। आशीष, जिस रूप में अभी मिडिल ईस्ट में तनाव है और ये तनाव फिलहाल थमता या कम होता भी नजर नहीं आता है, लगातार बढ़ ही रहा है। और खासतौर से पश्चिम एशिया की बात हो, मिडिल ईस्ट में बड़ी आबादी है भारतीयों की। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी सुरक्षा क्या है, इसकी चिंता थी, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। बिल्कुल, और आप समझिए कि ये जवाब सिर्फ भारतवासियों को नहीं दिया गया है, ये जवाब विपक्ष को भी दिया गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं, वो गायब क्यों हैं, वो कब बोलेंगे। क्योंकि विपक्ष को आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से, अगर देखा जाए जिस तरह से सत्र चल रहा था उसके बाद से एक एक करके वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि आखिर इस पर भारत का स्टैंड क्या है। अब एक तरह से उन्होंने पूरे भारतवासियों को जवाब दिया और साथ ही साथ विपक्ष को भी करारा जवाब देते हुए नजर आए। अब इसमें नाना हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह की स्थिति है वहां पर, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो तेल का संकट हो या एलपीजी का संकट हो, वो सबसे ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। गैस और तेल की सप्लाई जो बाधित हो रही है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी अलग अलग देशों में जो है करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश जो है वो आप देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है और इसके तहत उन्होंने कहा कि 25 दिन बाद दोबारा जो है गैस बुकिंग की जा सकती है।
अब जो यहां पर बात करने वाली है वो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को लेकर, जो वो लोकसभा में बोलते हुए नजर आए। इस दौरान देखिए उन्होंने जो बड़ी बातें कही उनको अगर छोटा कर दिया जाए, अगर पॉइंट्स में समझा जाए ना, तो वो 6 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, तेल गैस संकट को लेकर अपनी बातें रखी, क्योंकि ये किसी से नहीं छिपा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किस तरह से जो ट्रंप की दादागिरी कह सकते हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं या दावा करते हैं, उसके बाद से अपने बयानों से ही अपने दावों से पलटते हुए नजर आते हैं, जिसमें 48 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खाली कर दीजिए, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे, जिसका जवाब ईरान ने दिया। वो इसीलिए दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि तेल की कीमतें जो वो धीरे धीरे आसमान छूती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में मिड टर्म चुनाव भी होना है, जिसका जवाब जो है अगर अमेरिका के लिए भी बात की जाए तो वहां पर जनता पूछती हुई नजर आएगी कि आपने किया क्या है। आपने अगर वर्ल्ड वाइड चीजें देखी जाए तो वहां पर भी जो तेल की कीमतें वो आसमान छूती हुई नजर आए और उसमें कहीं ना कहीं बड़ा दोष के तौर पर अमेरिका को देखा जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिहाज से अगर देखा जाए। अब लेना वो जो 6 पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे थे तेल गैस संकट पर, उन्होंने कहा कि 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व की व्यवस्था पर काम जारी है। साथ ही साथ सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है और प्रयास है कि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। यानी जो पहले जिन देशों से लिया जाता था, एक अमूमन आंकड़ा शायद 27 है, अब वो ज्यादा बढ़ाया गया है। अब अलग अलग देशों से मदद मांगी जा रही है, अलग अलग देशों से अप्रोच किया जा रहा है, एक पॉजिटिव अप्रोच किया जा रहा है ताकि जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी बड़ी बात क्या कही उन्होंने कि भारतीयों की अन्न राशन पर भी उन्होंने फोकस दिया है कि उसकी वजह से जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम जो है वो रखे गए। ये 2 पॉइंट्स आप समझ लिए। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा बड़ी बात वो कही भारतीयों की सुरक्षा। अब आप देखिए खड़गे जी का आपको बयान याद हो, वो लगातार एनर्जी को लेकर सवाल उठा रहे थे, साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि भारतीय इतने फंसे हैं, उनको लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। नैना उन्होंने ये कहा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे पहले प्राथमिकता है, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ईरान से करीब करीब जो भारतीय सुरक्षित लौटे हैं उसमें 3,75,000 का जो आंकड़ा है वो दिया गया, इतने लौट चुके हैं और 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा है, उन्हें वापस लाने की बात कही गई है। जी जी। अब उसके बाद से पावर सप्लाई जो जिक्र किया उन्होंने, पावर सप्लाई को लेकर कहा कि उस पर भी युद्ध का एक चैलेंज जो है वो देखने को मिला। ये किसी से नहीं छिपा है कि इस पूरे एक अगर कहीं पर भी युद्ध हो और उसका असर हर एक कंट्री पर पड़ता है। देखने वाली बात ये होती है कि उस स्थिति से कैसे निपटा जाए और उसी स्थिति से निपटने की तैयारी क्या है, उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर करते हुए। और आशीष, हिंदुस्तान हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, जिस तरह से तनाव रहा है, और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया था कि किसी भी देश में अगर शांति की बात है वो कभी संघर्ष से नहीं आती। एक और सबसे गंभीर बात यह कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव की वजह से पूरी दुनिया में बड़ी मंदी का दौर का एक जिक्र किया गया, हिंदुस्तान में भी एक बड़ा हवा क्रिएट किया गया। विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए कि एलपीजी महंगी है या जो तमाम तेल और पेट्रोल इन सब की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी। उसका भी बड़ा जवाब दिया कि किस तरह से आपूर्ति की जा रही है। आपने एलपीजी का जिक्र किया, उसके भी आंकड़े अगर समय हो तो मैं रख देता, लेकिन पश्चिम एशिया संकट पर भारत पर अगर असर देखा जाए तो वो 5 पॉइंट्स पर समझिए। एक है तेल और ऊर्जा को लेकर। तेल और ऊर्जा में क्या 85% जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करता है और इसमें 60 से 65% जो है पश्चिम एशिया से आता है। तो आप समझिए कि युद्ध अगर होगा ना तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एकजुटता और एक साथ खड़े होने की बात आनी चाहिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि सबको एक साथ रहना चाहिए और इसमें भ्रम फैलाने का, आप समझिए कि इसमें जो उन्होंने जिक्र किया कि काला बाजारी उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये कुछ लालची लोगों के लिए एक मौके की तरह हो जाता है, जो इस समय वही सिलेंडर जो आसानी से मिल सकते हैं उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वैश्विक स्तर पर इस चीज को लेकर परेशानी का सामना हर देश कर रहा है, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो कुछ लोग हैं जो लालची लोग हैं, वो इस तरह से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में भारत की स्टैंड की अगर बात की जाए तो भारत का स्टैंड क्लियर था। उसने साफ तौर से कहा कि हमले खासकर पावर प्लांट पर हो
या न्यूक्लियर प्लांट पर हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका जिक्र हुआ है। इसके अलावा जो जिक्र हुआ है वो हुआ था कि जो परेशानियां हैं उससे भारतीय सरकार किस तरह से निपटते हुए नजर आ रही है, और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। और इसका एग्जांपल दिया ना, आप खुद देखिए, हमने ये बड़ी खबर चलाई थी, सबसे पहले दिखाई थी दर्शकों को, जिसमें जो जहाज है वो एक एक करके आ रहे थे। तो एक भारत की बड़ी जीत थी ना, क्योंकि वहां पर एस जयशंकर लगातार ये प्रयास कर रहे थे, लगातार बातचीत कर रहे थे कि बातचीत के जरिए जो परेशानी दिख रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने उसको जवाब देने से बेहतर सॉर्ट आउट करने पर फोकस किया, और उसका ही परिणाम हुआ कि एक बड़ी जीत के तौर पर देखने को मिला, जहां पर जो आपके शिप जो अदर कंट्रीज के नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर युआन देकर अदर कंट्रीज को मौका मिल रहा है कि वहां से वो शिप ले जा पाए। और साथ ही साथ जो अमेरिका और इसराइल के समर्थित कंट्रीज हैं, उनकी शिप्स वहां से नहीं जा रही, लेकिन उन सब के बीच भारत की बड़ी जीत के तौर पर आप देखिए कि भारतीय जहाज जो है वो एक एक करके वहां से आई हैं। और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और आज भी ये कहा जाए कि एक बड़ी जो खेप है वो जरूर यहाँ पर पहुंच रही है, और वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर को दर्शाता है। आने वाले वक्त में आपूर्ति हर रूप से होती रहे, किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आए, इसकी जरूर कोशिश की जा रही है। और इसी का आंकड़ा एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी पेश किया संसद के अंदर, लोकसभा में। फिलहाल आशीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो लोग तमाम रूप से अलग अलग रूप से प्रभावित हैं मिडिल ईस्ट में, जो भारतीय फंसे हैं, उनके लिए भी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जो 24/7 लगातार निरंतर जारी रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर भारत के कई सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है। अब युद्ध के चलते भारत में कई चीजें महंगी होती नजर आ रही हैं। जी हां, अब आने वाले महीनों से भारत में हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है, और इस बात के संकेत खुद भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिए हैं। बीते कुछ दिनों में एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से फ्लाइट्स में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम और बढ़ सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में तो आशंका जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से एटीएफ महंगा भी हो सकता है। आमतौर पर एटीएफ महंगा होने के बाद एयरलाइन कंपनीज की ओर से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ाए जाने की आशंका रहती है। दाम बढ़े तो फ्लाइट में सफर महंगा हो सकता है। ऐसा ना हो कि इसके लिए सरकार एयरलाइन कंपनीज के साथ लगातार चर्चा भी एक तरह से की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार एटीएफ की कीमतों में संभावित बदलाव में प्रभाव को लेकर एयरलाइंस के साथ में निरंतर चर्चा कर रही है, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यात्रियों पर इसका असर ना पड़े, ये सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, पंकज राय मेरे सहयोगी इस दौरान जुड़ रखे हैं। पंकज, आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि हर चीज पर महंगाई का प्रभाव नजर आएगा और उसमें सफर भी होगा, किस तरह से संभावना है कि सफर महंगा हो सकता है और कैसे कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है? जी हाँ, बिल्कुल है ना। लगातार अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पेट्रोल को लेकर के, उसके बाद अगर देखा जाए तो उड़ान, जो जिस तरह की अगर पिछले साल दिसंबर में लगी रोक को जो है अस्थायी सीमा, जिस तरह से उस समय इंडिगो एयरलाइंस की जो अफरा तफरी का माहौल हुआ था, जिसमें अव्यवस्था फैली थी, जिसमें लोगों को दिक्कतें आई थी, उसके बाद सरकार ने घरेलू किराए पर कहीं न कहीं रोक लगाया था। उस पर आज जो है उस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। तो इस पर भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की लड़ाई है उसका असर इस पे भी आने वाला है। इसको लेकर के किस तरह से जो रोक हटी है, इस पर किस तरह से किराया बढ़ता है, कितना किराया बढ़ता है, ये न देखने वाली बात होगी कि इसका असर घरेलू उड़ानों पर कितना पड़ रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जिस तरह से रोक हटाई गई है तो इससे एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं यहाँ भी दिक्कतें हैं, जो उड़ानें उड़ती हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको भी इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। तो इस पर कितना रेट बढ़ाया जाएगा, किस तरह से टिकट को बढ़ाया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी टिकटों में, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह से घरेलू, क्योंकि उस पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर एक निर्देश भी दिया गया है कि आप उचित चीज ही कर सकते हैं, अगर अन्यथा इसमें कोई ऐसी अव्यवस्था या दिक्कत आती है तो उस पर फिर कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक सवाल है। फिलहाल अभी जो ये प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है। अब उड़ानें या जो भी डोमेस्टिक या नेशनल फ्लाइट्स हैं किस तरह से रेट बढ़ाती हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कितना रेट बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर आम पब्लिक को अगर लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से एलपीजी
के बाद गैस, कहीं ना कहीं उसके बाद पेट्रोल के बाद अगर देखा जाए तो उड़ानों में अगर इस तरह का रेट बढ़ता है तो कहीं न कहीं लोगों को, जो आम पब्लिक है, जिस तरह से मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर साफ तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से इंडिया डेली की टीम कई लोगों से एलपीजी सिलेंडर जब बढ़ा था रेट, हमने बातचीत किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक एक रुपया संयोजा जाता है, एक एक रुपया बचाया जाता है। मिडिल क्लास के लोग हर एक चीज़ पर उस पर व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि हमारा महीने का खर्च किस तरह से चलाया जाएगा। ऐसे में अगर इस तरह से चाहे फ्लाइट का रेट हो, चाहे आप एलपीजी सिलेंडर का हो, चाहे तमाम जो बढ़ोतरी हो रही जिन चीज़ों में, इसका असर साफ तौर पे मिडिल क्लास के लोगों को पड़ेगा। ये कितना प्रभाव पड़ता है, किस तरह से दिक्कतें आती, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि जिस तरह से आज प्रतिबंध हटाया गया है, इस पर भी अगर देखा जाए तो लोगों का इस पर बयानबाजी शुरू हो गई कि क्या रेट बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, कितना रेट बढ़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर नजर रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है उसका असर साफ तौर पर भारतवासियों को भी देखने को मिल रहा है, भारतवासियों को भी झेलने को मिल रहा है। लगातार हर एक चीज में कुछ न कुछ बढ़ोतरी का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी ठीक है, हालांकि देखने वाली बात है लोगों को राहत मिलती भी है या नहीं, क्योंकि सरकार की कोशिशें तो हैं कि लोगों को राहत मिले। वैसे अभी भी अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए पंकज, पिछले कुछ वक्त से कीमतों में सिर्फ बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, लोगों को रियायत तो बहुत ज्यादा मिली नहीं है। और खासतौर से अब अगर एटीएफ के दाम बढ़ते हैं तो कीमतें हवाई यात्रा की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और मौजूदा वक्त में ये कहा जाए 60 से 70% लोग कहीं ना कहीं अब हवाई यात्रा पर एक तरह से निर्भर रहते हैं। ये कहा जाए कि अब आने वाले वक्त में उनकी जेब और भी ज्यादा ढीली होती हुई नजर आएगी। जी आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह से असर है वो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा है, लोगों को दिक्कतें भी हो रही है लोग। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जिस तरह से अगर पिछले साल की बात किया जाए, जैसे दिसंबर के महीने में इस तरह की अफरा तफरी का माहौल आया था, लोगों ने कितनी परेशानियां झेला था, लोगों ने डबल रेट किराया दिया था, जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से लगातार वो प्रतिबंध अब तक था कि आप किसी भी तरह से किसी आम आदमी या किसी जो यात्रा करने वाले लोग हैं, चाहे बिजनेस क्लास के लोग हों चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, आप उनसे इस तरह से वसूल नहीं सकते। तो उस प्रतिबंध जो लगाया था अब हटा है, तो ऐसे समय में हटा है जैसे में कि लगातार अगर देखा जाए तो पेट्रोल से लेकर के एलपीजी सिलेंडर पर इसका असर आया। मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई है उसका कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है असर। तो अब देखना यह होगा कि क्या एयरलाइंस कंपनियां किस तरह से इसको रेट बढ़ाती हैं, क्या थोड़ा सा रेट बढ़ाया जाएगा कि तो लोगों को दिक्कत भी ना आए और अपना काम भी हो जाए, क्या इस पर ज्यादा रेट बढ़ता है तो उसके बाद सरकार, क्योंकि लगातार इन चीजों पर सरकार की नजर है, सरकार लगातार बैठक कर रही है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह भारत में रहने वाले भारतवासियों को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। नजर बनाई हुई है सरकार, लगातार इसमें कहा जाए तो बैठक भी हो रही है कि किस तरह से किस डिपार्टमेंट में कहां पे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है या किस पर नजर रखना है, किस तरह से काम करना है, इन तमाम चीजों पर सरकार की भी नजर है। अगर दिक्कत आती है या ज्यादा बढ़ता है तो उस पर भी क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से सरकार उस पर रोक लगाएगी, ये भी देखना बाकी होगा। फिलहाल जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई का असर है, तो उसका असर कहीं न कहीं आम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको भी झेलना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार आज जो प्रतिबंध हटा है इस पर भी लेकर चर्चाएं शुरू हैं कि क्या जो है एयरलाइंस कंपनियां टिकट में रेट बढ़ाएंगी, चाहे घरेलू हो चाहे अंतर्राज्यीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी किस तरह से रेट बढ़ता है, कितना असर पड़ता है। बिल्कुल, और हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस तरह से कीमतें ना बढ़ें, इसको लेकर कोशिशें हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, बीच के रास्ते निकाले जा रखे हैं, लेकिन क्या वो कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात है। लोगों को क्या रियायत मिलेगी। फिलहाल पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जब भारत में उरी हमला हुआ, जब पुलवामा हमला हुआ, जब पहलगाम हमला हुआ, हमारे जवानों पर हमला हुआ, कई शहादतें हुई, कई बेकसूरों को मारा गया, तब कुछ लोग खामोश थे। ना आंखों में आंसू थे, ना जुबान पर एक शब्द, ना शहीदों के लिए संवेदना, ना देश के लिए एक बयान। लेकिन आज जब ईरान में मिसाइलें बरस रही हैं तो कुछ लोग छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर शोक जताते हुए नजर आते हैं, मानो सबसे बड़ा दर्द तो उन्हीं को है। और ये मिडिल ईस्ट या ईरान की नहीं, हम बात करें हिंदुस्तान की। कश्मीर के लोग अब दिल खोलकर वहां पर दान भी कर रखे हैं, रो भी रखे हैं, नाराजगी भी ये जता रखे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रखे हैं और ईरान वासियों के लिए दिल खोलकर दान कर रखे हैं। ईरान के पीड़ितों के लिए सोना, नकदी, चांदी, घरेलू सामान तक दान किया जा रहा है। बच्चे गुल्लक तोड़ रहे हैं, महिलाएं अपने जेवर दे रखी हैं और कुछ लोग तो निजी संपत्ति बेचकर मदद भी कर रहे हैं। अब बड़गाम के विधायक हैं मुंतजिर मेहदी, उन्होंने अपनी 1 महीने की पूरी सैलरी दान करने का ऐलान किया। सवाल ये है कि संवेदनाएं जो हैं वो देश देखकर बदल जाती हैं क्या?
क्या अपने जवानों का खून इतना सस्ता था कि उस पर बोलना तक जरूरी नहीं समझा? अगर खुद को भारतीय यहाँ पर कहते हैं तो पहली जिम्मेदारी क्या अपने देश के प्रति नहीं मानी जाती? दुनिया के लिए सहानुभूति बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए इंसानियत का जहां जहां पर वध हो, लेकिन जब अपने ही घर पे हमला हो तो उस ऐसे समय में चुप्पी साधे रखना, आखिर उससे क्या समझा जाएगा? नासिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रखे हैं। नासिर, जिस तरह से ईरान में हुआ, अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद में भी विरोध प्रदर्शनों की तस्वीर हमने जम्मू कश्मीर में देखी थी। इसमें कोई शक नहीं, खामनेई बड़े नेता थे, सर्वोच्च नेता माने जाते थे और उनकी मौत के बाद में लोग सड़कों पर आए, विरोध जताया, नाराजगी जताई। एक बार फिर से जो ईरान में हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानी इस बात को लेकर है कि ठीक है ईरान के प्रति संवेदना है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में जब लोगों की जान जाती है तो उस पर खामोशी अगर नजर आती है तो सवाल खड़े नहीं होंगे क्या? देखिए नैना, बिल्कुल कई सारे सवाल खड़े हो। ये पहली बार नहीं है कि जब यहाँ कश्मीर के लोग, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोग बाकी अन्य कंट्रियों के समर्थन में निकले। इससे पहले अगर देखा जाए टर्की में जब 2023 में भूकंप आया था, तब भी कश्मीरियों ने, तब भी जम्मू कश्मीर के लोग निकले उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए। आज भी वही तस्वीर आ रही। नैना, एक बात चौंकाने वाली है कि 2 दिन में कश्मीर घाटी में 600 करोड़ रुपए जो है वो रिहेबिलिटेट किए गए, 600 करोड़ रुपए जमा हुए, यानी कि 84 ट्रिलियन रुपीस जो है ईरान भेजे गए, जो ईरान करेंसी के मुताबिक उनका कॉस्ट है। कश्मीर घाटी में 600 करोड़ रुपए अभी तक जो है जमा हुए, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिली है। आज हम गए थे जडीबल के इलाके में, जो शिया कम्युनिटी का इलाका है, वहां पे भी हमने देखा कि लगातार लोग जो है भारी मात्रा में इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपना ध्यान कर रहे हैं। चाहे गुल्लाकों की बात करें, जेवरात की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, या नकद पैसों की अगर बात करेंगे, या स्पेशली 2 व्हीलर्स की बात करें, कुछ लोगों ने 2 व्हीलर्स तक जो है वो डोनेट किए हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, ये तस्वीरें लगातार जो है कश्मीर घाटी से कोने कोने से आ रहे हैं। चाहे बडगाम की बात करें, पटन की बात करें, मागम की बात करें, श्रीनगर की बात करें, दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, शोपियां, जहां की भी बात करें, वहां से ऐसी तस्वीरें जो नजर आ रही है। ये पहली ईद, जब 3 दिन पहले से ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, डोनेशन कैंप जो है वो लगाए गए। 3 दिन में 600 करोड़ रुपए जो है इन्होंने जमा किए हैं, और वो जो है ईरान करेंसी के मुताबिक अगर देखा जाएगा, वो 84 ट्रिलियन के करीब अमाउंट जो है वो जमा हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए, जो ज्वेलरी मिली, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले, या सिल्वर की बात करें, या 2 व्हीलर्स की अगर बात करेंगे, उनकी कीमत भी कितनी निकल सकती है। इससे पहले हमने देखा कि जब भी हमारे देश में जब भी कोई देखिए, बार बार सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब जब हिंदुस्तान में ऐसे कोई हमले हुए, कोई परिस्थितियां बनी, तो किसी की जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन आपने बताया 650 करोड़ रुपए सिर्फ कश्मीर घाटी से इकट्ठा करके भेजे गए हैं, तो यहाँ पर ये दोहरा मापदंड नजर आता है। कितनी आपदाएं आ जाती हैं, पहलगाम में कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया, किस रूप में हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कभी कोई संवेदना तक नहीं, और ईरान के प्रति इस रूप में बड़ा दिल दिखाया जा रहा है। बिल्कुल है ना। देखिए, ये पहलगाम अटैक के बाद, पहले से अगर जब पुलवामा का अटैक हुआ, लेथपोरा पुलवामा का अटैक हुआ, फिर भी अगर जब पहलगाम घटना यहाँ पे घटी तो तब लोग सड़कों पे निकले, खाली नारेबाजी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की। लेकिन उससे पहले जितने भी अटैक्स आप देखेंगे, 2019 से पहले जितने भी अटैक्स आप गिन लेंगे, तब कश्मीरियों की जुबान से एक नारा भी नहीं निकलता था, ना आतंकवाद के खिलाफ, ना उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। उससे पहले भी, चाहे सीरिया की बात करें, हम पैलेस्टाइन की अगर बात करेंगे, इराक की अगर हम बात करेंगे, जब भी वहां पे कभी कोई हमला हुआ या लोग सड़कों पे, तब कश्मीरी लोग जो है वो सड़कों पे निकले, उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और उसके साथ साथ जो है डोनेशन भी यहाँ से जमा करके वहां भेजा गया। जो टर्की में अर्थक्वेक आया उस टाइम की अगर बात करेंगे, उससे पहले सीरिया में जो अटैक हुआ था, उससे पहले भी अगर हम बात करें, लगातार जो है कश्मीर के लोगों ने हमेशा वो सड़कों पे आए। और आज भी हमारा यही सवाल था, जब हमारी बात आज इन हेड से हुई, इन कम्युनिटी के हेड से हुए, हमने ये सवाल उनके साथ छेड़ा कि आखिर जब भी हमारे देश पे कभी कोई हमला हुआ या कभी ऐसी अनहोनी हुई, तब तो कहीं लोग नहीं ने डोनेशन की बात तो छोड़े, तो आपके मुंह से तब 2 लफ्ज भी बोले नहीं गए। फिर उनका ये कहना था कि जब भी कहीं पे कहीं जुल्म हो, या कहीं पे भी लोग
मुसीबत में हो तब हम साथ, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बिल्कुल ईसाई हो, नासिर, और मुस्लिम अब हो। ये जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाती भी जाऊं, एक बार वो तस्वीर भी दिखाते जाइएगा जहां पर लंबी, ये आपको जो नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं, ये जम्मू कश्मीर के इन्हीं दानदाताओं की देन है। जो आपको गहने नजर आ रखे हैं, बर्तन नजर आ रखे हैं, पीतल के बड़े बर्तन नजर आते हैं, सोने चांदी के, ये किसी दुकान की तस्वीर नहीं है, किसी शोरूम की तस्वीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की तरफ से दान किए गए ये उन रकम की तस्वीरें हैं जो यहां से भेजे गए हैं सीधे सीधे ईरान। 650 करोड़ रुपए जो हैं वो मदद के तौर पर भेजे गए हैं। मदद पर आपत्ति नहीं है, लेकिन दोहरे रवैये पर जरूर आपत्ति है। फिलहाल जानकारी के लिए नासिर आपका शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।